अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हिंदी व्याकरण में हम लोग पाठ 1 भाषा, व्याकरण तथा बोली के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं शुरू करता हूँ। भाषा, लैंग्वेज, अपने विचारों तथा भावों को अपनी वाणी में हम जिस लिपि के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हुए व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जिस भाषा में हम विचारों को प्रकट करते हैं उसी भाषा में दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। संक्षेप में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों तथा भावों को ग्रहण करता है। भाषा कहलाता है। बच्चों, आप लोगों ने अभी समझा कि भाषा क्या है। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारे भाव और विचारों को समझ जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। विश्व में अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन, चीनी, जापानी, रूसी, अरबी, फ्रेंच इत्यादि भाषाएं प्रचलित हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला इत्यादि भाषाएं लोकप्रिय है। उत्तर भारत में अधिकांशतः हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे कि बच्चों आपने समझा कि भारत में अनेक बोलियां बोली जाती है। जैसे विदेशों में बोली जाती है अंग्रेजी है, और हमारे देश की भाषा हिंदी है। जर्मन में जर्मनी भाषा बोली जाती है, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रूसी। ठीक है ना बच्चों, अरबी भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है। ये इस तरह की इतनी भाषाएं, बहुत सारे अपने अपने देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती है। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। प्रायः भाषा 2 रूपों में प्रयोग की जाती है। ठीक है बच्चों, आइए 2 रूपों में कौन कौन सी रूप होती है? एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज क्या है? जब हम अपने मुख से बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब उस भाषा को मौखिक या उच्चारित भाषा कहा जाता है। नेता द्वारा मंच पर दिया गया भाषण अथवा परस्पर बातचीत मौखिक भाषा है। बच्चों, मौखिक भाषा जो अपने मन की भावों और विचारों को हम अपने मुख से बोलकर यानी मुंह से बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे उसे सुनकर समझ जाते हैं, वह मौखिक भाषा होता है। जैसे कोई नेता मंच पर भाषण देता है, ठीक है ना बच्चों, और बहुत सारे हैं रेडियो पर हम लोग समाचार सुनते हैं, वो भी मौखिक भाषा। अब आगे समझेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी रिटेन लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तब उसे लिखित भाषा कहा जाता है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पत्र लेखन, पुस्तक लेखन इत्यादि लिखित भाषाएं हैं। प्रायः गूंगे बहरे व्यक्ति संकेतों से अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं, किंतु वे विचार अस्पष्ट और अधूरे होते हैं, अतः सांकेतिक भाषा महत्वहीन है। बच्चों, अभी आपने समझा कि लिखित भाषा अपने मन के भावों विचारों को हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझ जाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा उसे महत्वहीन, उतना महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसीलिए सांकेतिक भाषा जो गूंगे बहरे होते हैं, जैसे ट्रैफिक हो गया है तो वो तो गूंगे भी नहीं होते ना बहरे, लेकिन वो एक संकेत है। हरी बत्ती जलाने पर ही क्या होता है? ट्रेन चल पड़ती है, लाल बत्ती दिखाने पर रुक जाती है,
बहुत सारे ट्रैफिकों में भी होते हैं। लोग कितने इशारों में बात करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इशारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसे इतना महत्व नहीं दिया गया, ये महत्वहीन है। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे समझते हैं। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर समझेंगे। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित भाषा में उन ध्वनियों के संकेतों अर्थात स्वर, व्यंजन आ, या, का, खा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये ठीक है बच्चों। आगे समझेंगे मौखिक और लिखित भाषा का महत्व, यानी क्या महत्व है मौखिक और लिखित भाषा का। ठीक है, समझेंगे। मौखिक भाषा से विचारों का आदान प्रदान शीघ्रतापूर्वक होता है तथा लिखित भाषा में विचारों के आदान प्रदान के साथ ही ज्ञान का भावी पीढ़ियों के लिए संचय किया जाता है। अतः भाषा के दोनों रूप महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा अस्थायी होता है और मौखिक भाषा अस्थायी है। अब मौखिक भाषा को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था बन गई है। बच्चों, जैसा कि अभी आपने सुना कि मौखिक और लिखित भाषा दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मौखिक भाषा क्या है, आदान प्रदान अपने विचारों को बहुत जल्दी लोग समझ जाते हैं एक दूसरे से बात करने में। लेकिन लिखित भाषा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आदान प्रदान करने में, क्योंकि वह हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या होता है, लिख करके उसे संग्रह किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब जिस युग में हम लोग चल रहे हैं, इस युग में मौखिक भाषा को भी रिकॉर्ड करके उसे संचय करके रखा जाने लगा है। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। प्रायः भाषा के 3 प्रमुख अंग हैं। अक्षर यानी वर्ण, जिसको हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। ध्वनियों के संकेतों या चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन वर्ण 2 भेद हैं, जैसे आ, ये है स्वर। अब ये है व्यंजन, का, ख, ग इत्यादि। ठीक है बच्चों। वर्णमाला अल्फाबेट, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, अक्षरों के समूह को, जैसे आ से लेकर के पूरे ज्ञ तक का, ये वर्णमाला हो गया। आगे समझेंगे। दूसरा में शब्द यानी वर्ड, बहुत से अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द वह है जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे कमल, मदन, चमन आदि। अक्षरों के निरर्थक मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता, जैसे मकल, मचन इत्यादि। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या है। ठीक है ना, ये वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। आगे समझेंगे बच्चे। तीसरा है वाक, जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। विभिन्न सार्थक शब्दों का मेल, जिनका पूर्ण स्पष्ट अर्थ हो, वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यदि केवल मोहन पुस्तक 2 शब्द ही हों तो इसका भाव स्पष्ट नहीं होगा, अतः मोहन पुस्तक वाक्य नहीं है। समझ में आया बच्चों कि मोहन यानी शब्दों का सार्थक मेल से ही क्या बनता है, वाक्य बनता है। और वाक्य सिर्फ मोहन पुस्तक, तो ये वाक्य गलत हो गया। ठीक है बच्चों, मोहन पुस्तक पढ़ता है ये सही वाक्य है। अगला हम जानेंगे लिपि के बारे में। लिपि यानी स्क्रिप्ट, मौखिक भाषा में ध्वनियों और लिखित भाषा में ध्वनियों के संकेत यानी चिन्ह यानी अक्षर का प्रयोग होता है। अतः जिस विधि द्वारा ध्वनियों को संकेत चिन्हों में बदल कर लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, ये था लिपि। लिपि ध्वनियों के चिन्ह को, जैसे क, ख, ये सब जो है, ये सब ध्वनियों के चिन्ह जो हम बोलते हैं, उसी को लिखने के विधि को यानी तरीका को क्या कहते हैं, लिपि। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे बोली। बोली किसी भी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में मुख्य से बोला जाता है, जबकि भाषा में लिखा जाता है। राजभाषा हिंदी को विद्वानों ने 2
क्षेत्रों में बांटा है। आइए, पहला पश्चिमी हिंदी और दूसरा पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को बोलियां यानी खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी है। ये दो भागों में बांटा गया है बोली को। बोली होता है क्षेत्र में जो बोली जाती है। ठीक है बच्चों, अब आएंगे व्याकरण में। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों का निर्धारण करता है। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को स्थिर बनाए रखने के लिए ही व्याकरण की रचना की गई है। किसी भी भाषा का व्याकरण उस भाषा को शुद्ध रूप में लिखने का नियम शास्त्र होता है। हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जिनमें 22 भाषाएं संविधान ने लागू किए हैं यानी प्रमुख है। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा संस्कृत, चौथा पंजाबी, पांचवा गुजराती, छठा कन्नड़, सातवां मलयालम, आठवां मराठी, नौवां डोगरी, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, तेलुगु, सिंधी, तमिल, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, संथाली तथा बोडो। ये इतने भारत की भाषाएं हैं जो भारत सरकार ने इसे मान्यता प्राप्त दी है। ठीक है बच्चों, अब आगे जानेंगे व्याकरण के प्रमुख अंग। आइए, व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला वर्णबोध। वर्णबोध क्या है? इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, प्रकार, उच्चारण तथा वर्णों से शब्द बनाने के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा शब्दबोध। इसमें शब्दों के प्रकार, रूपांतर, प्रयोग तथा शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। अब आइए तीसरा वाक्य बोध। इसमें शब्दों के वाक्य बनाने, उनके प्रयोग तथा वाक्य विग्रह आदि का वर्णन होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण तथा सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ही प्रयोग किया जाता है। व्याकरण भाषा की शुद्धता और अशुद्धता के बारे में ज्ञान कराता है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। ये आगे समझेंगे। भाषा का शुद्ध बोलना एवं लिखना व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुंदर से सुंदरतम बना देता है। भाषा की शुद्धता का ज्ञान होने पर ही हम अपनी बातों से भी दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्ति भले ही अधिक ना पढ़े, किंतु उसे व्याकरण का ज्ञान होना अवश्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये पढ़कर समझ भी लिए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, आप लोग इसे बढ़िया से समझ लेंगे, घर पर इससे संबंधित प्रश्न भी भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।